नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप लोग सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है 2024 में पूछे गए प्रश्नों के हल, और इन प्रश्नों के हल के साथ साथ हमारा आज का 10वां लेक्चर है। और हम जो पीछे के टॉपिक को पढ़ाए हैं वह निबंध था, लेकिन आज का टॉपिक निबंध एवं पत्र लेखन, और पत्र लेखन से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो निबंध के साथ आपका पत्र लेखन भी जुड़ा है। तो पहले हम लोग निबंध पर चर्चा करते हुए फिर पत्र लेखन पर, कैसे पत्र को लिखा जाएगा, इस पर चर्चा करते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में देखिए, यहाँ पर हमारा जो निबंध है वह है पर्यावरण सुरक्षा के उपाय। तो शुरू, यह प्रश्न आपका पूछा भी गया कब? 2024 में। पर्यावरण के सुरक्षा के उपाय, तो पर्यावरण पर संपूर्ण थोड़ा सा हम रखना पड़ता है निबंध में। तो वह देखिए कैसे, केवल सुरक्षा के उपाय लिख करके नहीं हटना है, क्योंकि लंबे लेख के रूप में लिखना पड़ता है, एक निबंध लिखना है। तो इस पर देखें कैसे लिखा जाएगा। संसार में अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य ने भी प्रकृति की गोद में जन्म लिया। पर्यावरण से संदर्भित है, देखें ध्यान दें कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उसी प्राणियों की तरह मनुष्य भी इसी प्रकृति की गोद में क्या किया? जन्म लिया। और प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्तुएं उसके चारों ओर घिरी हुई हैं। प्रकृति में ही जन्म लिया तो प्रकृति से उत्पन्न सभी वस्तुएं उसके चारों ओर क्या है? घिरी हुई। इसलिए उन्हें पर्यावरण कहा जाता है। इसीलिए परिधन आवरण, चारों ओर से घिरी हुई है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जीवाणु आदि पर्यावरण के कारण हैं। ये सभी जीव जंतु जो भी उत्पन्न हुए हैं, कीड़े मकोड़े, वनस्पति, इस पर पर्यावरण का प्रभाव है, इसी कारण उत्पन्न हुए। इनसे समस्त मानव जाति सर्वथा घिरी हुई है। इन संपूर्ण प्रकृति के जो आवरण हैं, मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, पशु पक्षी, इन सबसे पूरी मानव जाति सर्वथा क्या हुई? घिरी हुई है। इनके द्वारा हमारी जीवन रक्षा भी होती है। यह घिरी ही नहीं बल्कि हमारी ये सुरक्षा कवच के रूप में भी काम करती है। आज का बुद्धिवादी मानव अपने विकास के लिए पर्यावरण या प्राकृतिक संपदाओं का विनाश कर रहा है। आज का जो बुद्धिवादी मानव है अपने विकास के लिए पर्यावरण या प्राकृतिक संपदाओं का विनाश कर रहा है, जिसके कारण सर्वत्र प्रदूषण उत्पन्न हो गया है और प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और मनुष्य अनचाहे मृत्यु के मुंह में धंसता चला जा रहा है। फिर भी लोभी मनुष्य प्रकृति का साहचर्य त्याग कर वनों का विनाश करने में संलग्न है, जबकि वनों से ही हमें लकड़ियां, औषध, फल आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूस्खलन आदि से उसकी रक्षा होती है। वनों से ही बाढ़, भूस्खलन आदि की रक्षा होती है। पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वनस्पतियों की नष्ट से ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। वनस्पतियों के नष्ट होने से ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी होती जा रही है। वनस्पतियों के कटने से या नष्ट होने से ऑक्सीजन प्राणवायु की कमी होती जा रही है और वायु की मलिनता दूर नहीं हो पा रही है। वृक्ष सूर्य की गर्मी कम करते हैं, वायु की गंदगी दूर करते हैं, भाप से वातावरण में नमी पैदा करते हैं, प्रतिवर्ष पत्तियों को गिराकर उर्वरक उत्पन्न करते हैं, पृथ्वी के कटाव को रोकते हैं तथा पानी बरसाने में सहायक होते हैं। इनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है
यह भौतिकवादी मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। वृक्ष की उपयोगिता पर कह रहे हैं, पर्यावरण में एक वृक्ष का दे रहे हैं कि यह वृक्ष जिसे हम काट रहे हैं वह जहां सूर्य की गर्मी को कम करता है, वहीं वायु की गंदगी, वायु में जो आज वायु दूषित हो गए हैं उस गंदगी को भी दूर करता है और अपने भाव से वातावरण में नमी पैदा करता है और पत्तियां जो गिरती हैं उससे उर्वरक का काम करता है। इन तमाम चीजों को करने के बाद हम पृथ्वी मानव वृक्षों की कटाव को रोकने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। इनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है यह भौतिकवादी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक और मनुष्य वायु प्रदूषण को रोकने वाले वृक्षों का विनाश कर रहा है। मनुष्य वायु प्रदूषण को रोकने वाला कौन? वृक्ष। उसका क्या कर रहा है? विनाश कर रहा है। तो दूसरी ओर प्रदूषण बढ़ाने वाले साधनों की वृद्धि करता है। प्रदूषण को रोकेगा किससे जाए? वृक्षों से। वो तो काट रहा है। और प्रदूषण बढ़ेगा किससे? उसमें बुद्धिवादी मानव वृद्धि कर रहा है। आज बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं और वाहनों से निकले विषाक्त धुएं, नाना प्रकार के खनिज, रासायनिक द्रव वातावरण को दूषित कर ऑक्सीजन विनष्ट कर रहे हैं। इन सब के प्रभाव से उनके ऐतिहासिक भवन विद्रुप्त होते जा रहे हैं तथा नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। जलवायु और वनस्पतियां भी अपनी स्वाभाविक गति से दूर हो रही हैं। जलवायु और वनस्पतियों का जो स्वाभाविक नेचर है, देखिए जलवायु बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक प्रवृत्तियों का मतलब आज देख रहे हैं स्वाभाविक प्रवृत्तियां, टेम्परेचर अपने आप बढ़ रहा है और इस बढ़ने के पीछे क्या है? ओजोन परत में छेद हो गए हैं। ओजोन परत के छेद होने के पीछे एक बड़ा घटना है कि सूर्य से अल्ट्रावायलेट जो किरण आती है वह पृथ्वी पर डायरेक्ट पहुंच रही है, जो मानव जीवन के लिए खतरे की घंटी है। और इसी के फलस्वरूप क्या हो रहा है? समय से पहले मानसून आ जा रहा है, मानसून दिक्कतें हो रही हैं। समय के पहले प्रकृति की बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। यह इसका मूल भाव है। पर्यावरण की हानि से जल प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, जिससे जनसंख्या की वृद्धि एवं औद्योगिकीकरण इसके प्रमुख कारण है। यहाँ कहा कर रहा है कि भाई पर्यावरण की हानि से वही नहीं बल्कि जल में भी प्रदूषण बढ़ रहा है और जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिकीकरण इसके प्रमुख कारण हैं। घरों के वाहित मल, कीटनाशी पदार्थ एवं रासायनिक तेलों से नदी, सागर आदि के जल प्रदूषित होते जा रहे हैं, जिससे विश्व में महामारियां फैल रही हैं। लाखों लोग प्रतिवर्ष मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। शोरगुल से भी पर्यावरण में अनेक दोष पैदा हो रहे हैं। रेलगाड़ी, मोटर, बड़ी बड़ी मशीनें, रेडियो, लाउड स्पीकर के भीषण आवाज में विशेष रूप से ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। अति कोलाहल, बहरापन, मस्तिष्क विकार, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग आदि बढ़ते जा रहे हैं। इन सब से सुरक्षा पाने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। अगर यहाँ सुरक्षित होना है तो पर्यावरण को हमें सुरक्षित करना होगा। पशु, पक्षी, जीव जंतु भी पर्यावरण के संतुलन में सहायक होते हैं। सिंह, बाघ आदि मांसभक्षी जानवर, हिरणों आदि की वृद्धि को रोकते हैं। अजगर आदि चूहे, खरगोश आदि को खाकर खेती को लाभ पहुंचाते हैं। पक्षी बीजों को बिखेरते हैं। कीड़े पतंगे आदि फूलों के प्रजनन क्रिया में सहायक होते हैं, जिससे फल, फूल और बीज पैदा होता है। पशु पक्षियों के मल से भूमि उपजाऊ हो जाती है, जिससे वनस्पतियों का विकास होता है। इस प्रकार पशु पक्षी भी पर्यावरण को संतुलित करते हैं। मनुष्य को इनकी रक्षा करनी चाहिए। इन सब की रक्षा करने का दायित्व किसका है? मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही प्रकृति का जो दोहन किया जा रहा है,
प्रकृति के साथ खिलवाड़ पैदा किया जा रहा है और इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। तो अगर यही जिम्मेदार है तो इसको अपना रोकना पड़ेगा। सारांश यह है कि आज विश्व भर में पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है और मानव जीवन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। हर्ष की बात है कि विश्व के अनेक राष्ट्र पर्यावरण संतुलन के लिए सचेष्ट हो रहे हैं। भारत में भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजन एवं समन्वय समिति की स्थापना की है। भारत ने 1972 में भारत सरकार राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजन एवं समन्वय समिति की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की योजना है एवं अन्य बहुत सी योजनाएं हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए यदि वैदिक रीति से अग्नि हवन किया जाए तो आज के दूषित मानव मस्तिष्क पर स्वास्थ्यदायी प्रभाव होगा, ऐसा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वेरी राधनेर का कहना है। इससे फसल में भी वृद्धि होती है। इसी तरह जल स्रोतों को भी स्वच्छ करने से प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। वनों के संरक्षण और परिवर्धन द्वारा भी पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। इसके लिए नए वृक्षों का लगाना और हरे पेड़ों को काटने का पूर्ण निषेध होना चाहिए। साथ ही भयानक विषाक्त परमाणु अस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे वे वातावरण को स्वच्छ बनाए एवं नरसंहार को रोकने में सहायक हो सके। पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या केवल वैज्ञानिक तक सीमित न होकर नागरिक के लिए भी भयानक है। अतः इसके निवारण के लिए प्रत्येक प्रबुद्ध एवं विवेकी नागरिक को तत्पर एवं सचेष्ट रहना चाहिए, तभी इस विश्वव्यापी समस्या से जूझना संभव होगा। इसे सामूहिक रूप से यदि स्वीकार किया जाएगा मानव समाज द्वारा, तभी इस समस्या का निदान हो पाएगा। नहीं तो एक मानव जीवन के लिए एक अभिशाप के रूप में, एक खतरे की घंटी के रूप में देखी जा सकती है। आज केवल मानव जीवन ही नहीं, पर्यावरण के प्रभाव से पृथ्वी पर प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पतियां, प्रत्येक प्रकृति की संपदाएं आघातित हैं, काफी दुखी हैं और इसके निदान के लिए मानव को आगे बढ़ना होगा। अगला निबंध आपका है जीवन में कंप्यूटर का महत्व। जीवन में कंप्यूटर का महत्व। रूपरेखा में देखें प्रस्तावना, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर और उसके उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, सूचना समाचार प्रसारण के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क उपसंहार, यह आपका है। आइए प्रस्तावना को देखें। जीवन में कंप्यूटर का महत्व। प्रस्तावना में हमने पहले ही बता दिया, प्रस्तावना किसी भी विषय बिंदु की कुंजी है जो उसके पूर्ण रूप से सार तत्व को ला करके संग्रहित कर देती, मूल भावनाओं को। तो आप यहां देखें प्रस्तावना। पिछले कई वर्षों से देश में कंप्यूटरों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। देश को कंप्यूटरीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश के अधिकतर उद्योग धंधों व संस्थानों में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। इतने ही सरकारी प्रतिष्ठानों में कंप्यूटर लगाने की भारी होड़ लगी है। क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? इस विषय में जिज्ञासा स्वाभाविक है। वस्तुतः कंप्यूटर ऐसा यांत्रिक मस्तिष्क है। कंप्यूटर एक ऐसा यांत्रिक मस्तिष्क है जिसमें विभिन्न गणित संबंधी सूत्रों, तथ्यों के संचालन का कार्यक्रम पहले ही समायोजित कर दिया जाता है।
इसके आधार पर कंप्यूटर न्यूनतम समय में गणना कर तथ्यों को प्रस्तुत कर देता है। सर्वाधिक तीव्र, शुद्ध एवं सबसे उपयोगी गणना करने वाला यंत्र कंप्यूटर है। सर्वाधिक तीव्र, शुद्ध और सबसे उपयोगी गणना करने वाला अगर कोई यंत्र है तो वह है कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया था। यह कंप्यूटर लंबी गणनाएं कर सकता था और उनके परिणामों को मुद्रित कर देता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में पहला कंप्यूटर बनाया कौन? चार्ल्स बेबेज। यह कंप्यूटर लंबी गणनाएं कर सकता और उनके परिणामों को मुद्रित भी कर देता था, वहां छाप भी देता था। कंप्यूटर और उसके उपयोग। कंप्यूटर का व्यापक प्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में हो रहा है। आज कंप्यूटर का जो एरिया क्षेत्र है कहाँ हो रहा है? बैंकिंग के क्षेत्र में। भारतीय बैंकों में खातों के संचालन और हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाने लगा है। अनेक राष्ट्रीयकृत बैंकों ने चुंबकीय संख्याओं वाली नई चेक बुक जारी की है। यूरोप के कई देशों में तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि घर के निजी कंप्यूटर को बैंकों के कंप्यूटर के साथ जोड़कर लेन देन का व्यवहार किया जा रहा है। निजी कंप्यूटरों को बैंकों के कंप्यूटर के साथ जोड़कर लेन देन का व्यवहार किया जा रहा है। प्रकाशन के क्षेत्र में समाचार पत्र और पुस्तकों के प्रकाशन में कंप्यूटर विशेष योगदान कर रहा है। सबसे पहले एक लेख संपादित होकर कुंजी पटल के माध्यम से कंप्यूटर में संचित होता है। टंकित मैटर को कंप्यूटर के पर्दे पर देखा जा सकता है। यदि कहीं त्रुटि है तो उसे संशोधित किया जाता है। अतः प्रकाशन के क्षेत्र में कंप्यूटर ने एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है, रखा है या माना जाए। सूचना और समाचार प्रेषण के क्षेत्र में, दूर संचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटरों की भूमिका सराहनीय है। आज कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से देश के प्रमुख नगरों को एक दूसरे से जोड़ने की व्यवस्था भी की जा रही है। आज एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। डिजाइनिंग के क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर ग्राफिक का व्यापक प्रयोग हो के माध्यम से भवनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज आदि के डिजाइन तैयार किए जाते हैं। वास्तुशिल्पी अपना डिजाइन कंप्यूटर के स्क्रीन पर तैयार करते हैं, साथ में लगे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट भी कर लेते हैं। कला के क्षेत्र में कलाकार को अब न तो कैनवास की आवश्यकता है, न रंग की, न ब्रशों की। कंप्यूटर के सामने बैठा कलाकार अपने नियोजित प्रोग्राम के अनुसार स्क्रीन पर चित्र बनाता है। स्क्रीन पर निर्मित यह चित्र प्रिंट की कुंजी दबाते ही प्रिंटर द्वारा कागज पर अपने उन्हीं वास्तविक रंगों के साथ प्रिंट हो जाता है। यह एक नई विधा। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अब कंप्यूटर ने वैज्ञानिक अनुसंधान के स्वरूप को भी बदल दिया है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांति उत्पन्न कर दी। औद्योगिक क्षेत्र, बड़े बड़े उद्योग धंधों में मशीनों के संचालन का कार्य अब कंप्यूटर संभाल रहे हैं। कंप्यूटर की सहायता से रोबोट ऐसी मशीनों का संचालन कर रहे हैं जिनका संचालन मानव के लिए कठिन है। इनका संचालन युद्ध के क्षेत्र में देखा जाए तो कंप्यूटर का आविष्कार एक युद्ध उपकरण के रूप में भी हुआ था। अमेरिका में पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का उपयोग एटम बम से संबंधित गणनाओं के लिए हुआ था। अतः युद्ध के क्षेत्र में भी कंप्यूटर बहुत उपयोगी है। कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क, यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि क्या कंप्यूटर और मानव मस्तिष्क की तुलना की जा सकती है? इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? कंप्यूटर का निर्माण भी मानव बुद्धि ने ही किया है। कंप्यूटर कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले सकता और न ही कोई नवीन बात सोच सकता है। उपसंहार, भारत जिस गति से कंप्यूटर युग की ओर बढ़ रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि हम अपने आप को कंप्यूटर के हवाले करने के लिए विवश किए जा रहे हैं।
यह सही है कि कंप्यूटर ने जो कुछ भी एकत्र किया है वह आज के असाधारण बुद्धिजीवियों की देन है, लेकिन हम यह प्रश्न पूछने के लिए भी विवश हैं कि जो स्मरण शक्ति कंप्यूटर को दी गई है उससे बाहर क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हमें कंप्यूटर पर पूरी तरह आश्रित न होकर अपने अस्तित्व को भी बचाना चाहिए। उस पर हमें अपने अस्तित्व पर भी निर्भर रक्षा करनी चाहिए। तो अगला निबंध आपका है स्वच्छ भारत अभियान। ये भी प्रश्न आपका 2024 के अंतर्गत पूछा गया था। रूपरेखा पर हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी थोड़ी बहुत देखिए। यहाँ लिखने के जो मेथड हों आपके निबंध के वह इस प्रकार में हो जाए। रूपरेखा, प्रस्तावना, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एवं उद्देश्य, वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति, स्वच्छता का महत्व और उपसंहार, यह आपका मूल बिंदु है। प्रस्तावना, यह सभी को मालूम है कि 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इस युग पुरुष ने भारत सहित पूरे विश्व को मानवता की नई राह दिखाई थी। 2 अक्टूबर को जन्मे हमारे महात्मा गांधी विश्व को मानवता की नई राह दिखाई। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष गांधी जी का जन्म दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्ष 2014 में 2 अक्टूबर को ससम्मान गांधी जी को याद किया गया, लेकिन इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के कारण इस दिन का विशेष महत्व है। अपने आप में 2 अक्टूबर माता, लेकिन ये स्वच्छ भारत अभियान के नाते इसका महत्व और भी बढ़ गया है। ससम्मान गांधी जी को याद किया गया, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के कारण इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन का विशेष महत्व है। दूसरे बिंदु पर चलें। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत एवं उद्देश्य। शुरुआत कैसे और उद्देश्य इसका क्या है? स्वच्छ भारत अभियान एक देशव्यापी अभियान है। यह क्या है? देशव्यापी अभियान है। गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की। निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गांधी जी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर नई दिल्ली में स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ू लगाई। इसके बाद मोदी जी ने जनपद पर जाकर इस अभियान की शुरुआत की और समस्त देशवासियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने की अपील की और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, गांधी जी ने आज़ादी से पहले नारा दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। आज़ादी के पहले गांधी जी ने क्या नारा दिया था? क्विट इंडिया क्लीन इंडिया, अर्थात भारत छोड़ो स्वच्छ भारत, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। वर्तमान समय में स्वच्छता को लेकर भारत की स्थिति, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की गंदगी मुक्त भारत की संकल्पना अच्छी है तथा इस क्षेत्र में उनकी ओर से किए गए शुरुआत प्रयास भी सराहनीय है। आज पूरे विश्व में भारत की छवि एक गंदे देश की है। जब भारत की अर्थव्यवस्था, तरक्की, शक्ति और प्रतिभा की बात होती है तब इस बात की भी चर्चा होती है कि भारत एक गंदा देश है। पिछले ही वर्ष हमारे पड़ोसी देश चीन के कई ब्लॉगों पर गंगा में तैरती लाशों और भारतीय सड़कों पर पड़े कूड़ों के ढेर वाली तस्वीरें छाई रही। यह तस्वीरें पूरी तरह से छाई रही। स्वच्छता का महत्व, तो ये उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि हम
हम इन उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि हम भारतीय साफ सफाई के मामले में भी पिछड़े हुए क्यों। एक प्रश्न आता है, हम साफ सफाई के मामले में भी पिछड़ क्यों गए हैं, जबकि हम उस समृद्ध एवं गौरवशाली भारतीय संस्कृति के अनुयायी हैं जिसका मुख्य उद्देश्य सदा पवित्रता और शुद्धता रहा है। यह बात सत्य है कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता अति आवश्यक है। चरित्र की शुद्धता और पवित्रता अति आवश्यक है, किंतु बाहर की सफाई भी उतनी आवश्यक है। अस्वच्छ परिवेश का प्रतिकूल प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, उसी प्रकार एक स्वस्थ और सुस्थ व्यक्तित्व का विकास भी स्वच्छ और पवित्र परिवेश में ही संभव है। अतः अंतःकरण की शुद्धता का मार्ग बाहरी जगत की शुद्ध और स्वच्छता से होकर ही गुजरता है। सफाई न होने के कारण हम अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता अति आवश्यक है। उपसंहार, स्वच्छता के प्रति हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है और वर्तमान समय में यह हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। हमें अपने दैनिक जीवन में तो सफाई को एक आंदोलन की तरह शामिल करने की जरूरत है। इसे एक आंदोलन के रूप में समझें, जरूरत है ही, साथ ही हमें इसे एक बड़े स्तर पर भी देखने की जरूरत है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे। हमें हर हाल में इस लक्ष्य को वर्ष 2019 तक प्राप्त करना होगा। तभी हमारी ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। इसके अतिरिक्त अपनी सफाई, अपने घर की सफाई, आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने का आप संकल्प लें, तभी स्वच्छ भारत की संकल्पना साकार होगी और विश्व में भारत की गणना स्वच्छ राष्ट्रों में होगी। यह स्वच्छ भारत के संदर्भ में हमने पढ़ा, जो निबंध आपको जिस रूप में लिखना है, और यह सारे निबंध आपको याद रखिएगा राजीव क्वेश्चन बैंक में पूरी तरह से लिखे गए हैं। जो भी पूछे गए हैं, साथ ही जो संभावनाएं हैं पाने की, उन सारे प्रश्नों को वहां रखा गया। अगला आपका निबंध है आतंकवाद, कारण एवं निवारण। आतंकवाद की समस्या और समाधान। चाहे यह क्वेश्चन हो, चाहे लिखना यही चीज है। रूपरेखा में आपने देखा प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, आतंकवाद के परिणाम, आतंकवाद को रोकने के उपाय और उपसंहार। तो शुरू करते हैं। आतंकवाद। प्रस्तावना में लिखा गया, परिवर्तन मानव समाज की चिर परिचित प्रक्रिया है। परिवर्तन मानव समाज की मानव स्वभाव की चिर परिचित प्रक्रिया है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप आज हमारे देश में चारों तरफ आतंकवाद व अलगाव की आंधी आई हुई है। जब भी किसी राष्ट्र में निजी स्वार्थ अधिक पनपता है, जब भी किसी देश में निजी स्वार्थ अधिक पनपता है, तो इसी प्रकार की घटनाएं जन्म लेती हैं। आतंकवाद में अपने हिंसात्मक कारनामों से जनता के अंदर इतना भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि वह बौखला उठती है। भारत में कुछ इस्लामिक संगठनों एवं विदेशी आतंकवादियों द्वारा विस्फोटों, हत्याओं का सिलसिला आज भी जारी है। इन कारनामों को अंजाम देने के लिए आईसीसी, जेकेएलएफ, लश्कर तोयबा जैसी संस्थाएं भारत की सुख शांति को खत्म करना चाहती हैं। आतंकवाद का अर्थ है अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति। निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विभिन्न बाह्य शक्तियां जब किसी राष्ट्र में व्यापक स्तर पर जनता में अपने भयानक कारनामों के द्वारा भय, असंतोष
असुरक्षा की भावना को फैला देती हैं, तब उस स्थिति को हम आतंकवाद कहते हैं। यह आतंकवाद का अर्थ क्या है? राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जब बाह्य शक्तियों के द्वारा राष्ट्र के अंदर व्यापक स्तर पर जनता में भयानक कारनामे, असंतोष, असुरक्षा की भावना को फैला देती हैं, तब उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? आतंकवाद। आतंकवाद के कारण बाह्य शक्तियों के प्रभाव, कारण बाह्य शक्तियों का प्रभाव हो जाता है। निश्चित है, शिक्षा से दूर रहते हैं, अभाव है। उचित पथ प्रदर्शन का अभाव, आजीविका की समस्याएं, प्रशासनिक अकुशलता, राजनीतिक कुचक्रों का परिणाम आदि माना जाता है। आतंकवाद के परिणाम, आतंकवाद के परिणाम, आतंकवाद का यह रिजल्ट आता है, दंगे फसाद को बढ़ावा मिलता है। वहीं सरकार के प्रति अविश्वास की भावना का उदय होता है। असुरक्षा की भावना का उदय हो जाता है। राष्ट्रीय एकता में बाधाएं आती हैं। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। आतंकवाद को रोकने के उपाय, आतंकवाद से लड़ने का कोई भी नया तरीका हमारे देश में अभी तक इजाद नहीं कर पाया है कि आतंकवाद से लड़ा कैसे जाए। पिछले कई सालों से देश आतंकवाद की चपेट में है, लेकिन इस पर अभी तक किसी भी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। आतंकवाद को दूर करने के लिए सरकार, पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना की मदद ले रही है, किंतु आतंकवाद को रोकने में पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी हम कुछ उपायों को निम्न रूप से समझ सकते हैं, जैसे उचित नैतिक शिक्षा, आतंकवाद एवं विध्वंस शक्तियों का कठोरता से दमन, जनता में जागरूकता की भावना, साथ ही सीमाओं पर कठोर नियंत्रण, राजनीतिक एकता आदि। इससे हम अगर देखें तो आतंकवाद में हम इस प्रकार की प्रक्रिया को ऐसा लागू करके, ऐसा कर करके हम आतंकवाद पर अंकुश पा सकते हैं। उपसंहार, भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सकारात्मक नीति का अंतर्राष्ट्रीय देशों ने स्वागत किया है। भारत ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान पहले बंद करता है तो भारत शांति वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। उसने कहा है कि किसी भी समस्या का हल परमाणु बम का प्रयोग अथवा युद्ध करने से नहीं होता। किसी भी समस्या का समाधान परमाणु बम या हिंसक होने से नहीं होता। तो बच्चों, यह तो रहा है आपका निबंध का, जो 2024 में आपसे पूछे गए निबंध थे, उस पर हमने यहाँ पर चर्चा की। अब निबंध के साथ साथ आपका एक प्रश्न रहता है पत्र लेखन का, और पत्र लेखन की विधा को भी आप जाने कि पूछा प्रश्न कैसे पूछेगा, और उस प्रश्न को जो पूछा गया है अभी तक 2024 में, आपके प्रश्न का यह सिर्फ यही नेचर होगा कि छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो पहला चीज यह ध्यान दीजिएगा कि पत्र लिखने के लिए सबसे पहले प्रश्न का नेचर देखिए, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो आपसे चाहता है परीक्षा में कि आप जो पत्र लिखें वो प्रधानाचार्य को, और किसके लिए? कि छात्रवृत्ति के लिए। एक छात्र प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, और एक ऐसा पत्र लिखे जिसमें वह उसकी शिक्षा दीक्षा हो सके, ऐसा पत्र लिखवाना चाह रहा है। तो सबसे पहले लिखा किसको जा रहा है, यह ध्यान दीजिए। छात्र के द्वारा किससे निवेदन किया जा रहा, किससे कहा जा रहा? प्रधानाचार्य को। तो अब प्रधानाचार्य को लिखा जा रहा है, तो सबसे पहले कैसे आप उसके लिए
लिखेंगे तो आदर भाव में दिखेगा सेवा में। तो यहां पर आप जरूर यह चीज याद रखिएगा, जब भी आप प्रधानाचार्य से या अपने बड़े या कॉलेज या कहीं भी लिख रहे हैं लेटर, इस ढंग के प्रश्न आप पूछ रहे हैं, पूछा गया है, तो वहां सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेवा में। और सेवा में इस बिंदी को भी नहीं भूलना है, और यहाँ कामा जरूर लगे, यह विशेष ध्यान दीजिएगा। सेवा में पत्र लिखने आप जा रहे हैं किसको, प्रधानाचार्य को, तो आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। और यहाँ जहाँ से लिख रहे हैं आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहीं से अगर शुरू कर देंगे तब भी सही है, लेकिन चाहे यहाँ से लिखे रहें तब भी, लेकिन थोड़ा सा जगह छोड़ करके उसी के नीचे से लिखना चाहिए, श्रीमान प्रधानाचार्य जी कामा। अब प्रधानाचार्य जी कहाँ के, उस संस्था का नाम भी याद रखिएगा। मान लीजिए लिखा गया है जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयाग, क्या लिख लीजिए राम आरबी सिंह इंटर कॉलेज गैरवाह जौनपुर। जो भी जहां के प्रधानाचार्य को आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यह तो उनका संबोधन सेवा में, इनकी सेवा के लिए आप पत्र जो लिख रहे हैं यहां पर संबोधन हुआ, श्रीमान प्रधानाचार्य जी जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज। अब यहां जहां से आप सेवा लिखे हैं यहीं से सीधे आप इसी लाइन से या ध्यान रखते हुए यहीं से आपको लिखना है माननीय या महोदय ही लिख सकते हैं, इतना भी काम चल महोदय। तो यहां माननीय महोदय या महोदय लिख करके कामा लगाइए, और कामा लगा करके जगह को छोड़ते हुए आप थोड़ा सा और भी छोड़ सकते हैं। यहां से इस जगह को छोड़ते हुए आप जगह को छोड़ करके फिर अपनी बात को अब यहां लिखिए। अब यहां आपको लिखना है निवेदन छात्र के द्वारा प्रधानाचार्य से कर रहा, तो उसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है या विनम्र निवेदन है कि, जो भी लिखें, सविनय निवेदन है या विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की, अपने विषय में बताने का पहले प्रयास करिए कि आप हैं कौन, क्या चाहते हैं, तो क्या लिखोगे, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा, कौन से क्लास में, 10वीं आ का छात्र हूं। अपने संदर्भ में बता रहे हैं कि आपका विद्यालय है, विद्यालय तो भाई कई जगह, अब आप उस विद्यालय में हैं क्या, 10 ABCD भी लिख सकते हैं, कक्षा 10 आ का छात्र हूं। अपने ही विषय में चले अभी चलिए, मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण रहा, मेरा चरित्र उत्तम रहा। इतना ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतता रहा हूं। अपने ही संदर्भ में कक्षा 10 का छात्र, कक्षा 8 में 74% अंक प्राप्त कर, 8 में या 9 में जो भी लिखे, आपके विद्यालय से 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में 5वां स्थान भी प्राप्त किया है। यह आप अपने विषय में जब प्रधानाचार्य से पत्र के माध्यम से अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो अपने संदर्भ बताना पड़ता है कि सर मैं इस कक्षा में, इस विद्यालय में मेरा पिछला इतिहास, मैं इस क्लास में मेरा पोजीशन रहा, मैं तब अब आप अगली बात जब करेंगे तब आप पैराग्राफ को चेंज करिए। आप चाहते क्या हैं पहले अपने विषय में बताएं, फिर आप चाहते क्या हैं प्रधानाचार्य जी से वह आप निवेदन करने जा रहे हैं। यहां आपको लिखना होगा मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कंडीशन घर का बताते हैं, डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए, अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। यदि मैं अर्थाभाव में न पढ़ सका तो मेरा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं।
इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। आपने देखा कि जब भी पत्र लेखन की हम शुरुआत करें तो सेवा में इन बातों को जरूर, फिर आप अपना उस कॉलेज, स्थान, नाम, ये सब बातें कर सकते हैं। फिर अपनी कंडीशन को बताते हुए अपनी मांग को हम रखेंगे कि जो मैं मांग रहा हूं वह मेरा कंडीशन ही ऐसा है कि अगर वह चीजें नहीं मिलेंगी तो मैं जो कार्य कर रहा हूं वह रुक जा रहा है। मतलब इस ढंग से आप लिखने के लिए तैयार रखिए। फिर पत्र यहां आपका बहुत आभारी रहूंगा। अब आप इस बात को कह दिए और इसके लिए कहने के बाद धन्यवाद सहित धन्यवाद लिखिए। दिनांक यहाँ आपको लिखना है 15/7/2024। जब भी पत्र लिख रहे हैं 25, जब भी आप पत्र लिख रहे हैं जो तारीख हो वहाँ आपको बता देनी है। धन्यवाद। यहाँ अब इस संस्था में आपका है क्या, तो अपने आप को आज्ञाकारी शिष्य के रूप में स्वीकार करते हुए आपका आज्ञाकारी, आपका कृपाकांक्षी, अपना आपका स्नेहकांक्षी, जो भी लिखें, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ आपको अपना नाम नहीं लिखना है। क ख ग के रूप में भी संबोधन कर सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। और कक्षा, जिस कक्षा में आप यह प्रार्थना पत्र परीक्षा भवन में दे रहे हैं, किस क्लास में हैं, उस क्लास का संबोधन करते हुए आप सेक्शन को डाल सकते हैं, लेकिन नाम नहीं लिख सकते। यह प्रोसीजर रहा पत्र लेखन का, जो 2024 में पूछा गया। अगला पत्र लेखन देखा जाए। अगला प्रश्न है, जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखना। पहला तो प्रिंसिपल को लिखा गया। अब यहाँ देखिए अपने समकक्ष, अपने मित्र के लिए, और एक ऐसे मित्र को जो मित्र के जन्मदिन पर उपहार भेजा है। जन्मदिन पर आया नहीं बल्कि क्या किया, उपहार भेजा है। और उपहार को प्राप्त करने के बाद मित्र के द्वारा उसे पत्र भेजा जा रहा है। तो मित्र के संदर्भ में क्या लिखना होगा, सेवा में नहीं बल्कि यहाँ का चेंज हो जाएगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा प्रिय मित्र, प्रिय मित्र। तो प्रिय मित्र लिख करके यहाँ आप देखिए, प्रिय मित्र आप नाम नहीं लिख सकते। जैसे अगर लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, उज्ज्वल प्रिय मित्र, आदित्य प्रिय मित्र, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रिय मित्र के बाद प्रयास ये करें, यहाँ नाम नहीं बल्कि ABC, या हिंदी है तो सबसे अच्छा होगा अब ऐसा लिख दिया जाए। तो प्रिय मित्र अब ऐसा लिखते हुए नमस्कार, हमारा मित्र है, समवयस्क, हम लोग बराबर के हैं, तो हाँ हम नमस्कार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय मित्र नमस्कार ऐसा भी लिख सकते हैं, या प्रिय मित्र अब ऐसा लिख करके नमस्कार। अब उपहार को प्राप्त किए हैं उस पर आप देख रहे हैं, तो उपहार प्राप्त, उपहार मिल रहा, भेजा गया है, कहने का मतलब स्वयं उपस्थित नहीं है। तब यहाँ आप उसके संदर्भ लिखिए, नमस्कार, मेरा जन्मदिन 25 मार्च 2024 को था। यहाँ फिर बता रहा है कि इस अवसर पर सभी मित्रगण एवं पास पड़ोस के लोग एकत्रित हुए थे और जन्मदिन के उत्सव का भरपूर आनंद उठाया गया। इस अवसर पर तुम्हारी अनुपस्थित, इस मित्र की अनुपस्थिति रही, अनुपस्थित मुझे बेहद कष्टकारी थी, किंतु एक सप्ताह बाद तुम्हारे द्वारा भेजा गया सुंदर उपहार मुझे प्राप्त हुआ। उपहार प्राप्त कर मैं आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि अगले वर्ष पड़ने वाले जन्म दिवस पर तुम अवश्य पधारने का कष्ट करोगे। शेष मिलने पर बाईं साइड प्रयागराज, कहाँ से लिखा जा रहा है, प्रयागराज 31 मार्च 2000, जहाँ से लिख रहे हो स्थान। अब यहाँ तुम्हारा मित्र, तुम्हारा मित्र या आपका मित्र, आप यहाँ संबोधन में नाम लिख सकते हैं। क ख का नाम नहीं लिखना पेपर में,
और जब वास्तविक जीवन में प्रयोग करना है तो तनाव रह ही जाएगा। लेकिन यहाँ आपको पेपर में आपको क्या लिखना है, क ख ग। चलिए अगले पत्र को देखा जाए। अब यहाँ पत्र जो है प्रारूप दिया गया है, देखिए पत्र यहाँ लिखा गया, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हैं शिकायती पत्र। यह एक शिकायती पत्र है। वह शिकायत किसके संदर्भ में किया गया है, बस के चालक के। और यह बस के चालक का जो शिकायत करना है किसके पास करना है, तो मुख्य प्रबंधक। तो हमें पत्र किसके पास भेजना होगा, मुख्य प्रबंधक के पास। जब मुख्य प्रबंधक के पास भेजना है तो पहला क्या लिखना होगा, सेवा में। क्या लिखना होगा, सरकारी कर्म सेवा में, एक जाम जनता। तो यहाँ आप देखें सेवा में, इसी के नीचे आप लिख सकते हैं मुख्य प्रबंधक। क्या लिखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं सेवा में, यहाँ करके मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम वाराणसी। सेवा में आप यहाँ से भी कर सकते हैं मुख्य प्रबंधक राज्य परिवहन निगम वाराणसी, या राज्य परिवहन निगम प्रयागराज, जहाँ भी हो वहाँ आप महाप्रबंधक के संदर्भ में, मुख्य प्रबंधक के संदर्भ में ऐसा लिखिए। अब शिकायती पत्र है तो शिकायत किसके संदर्भ में है, तुरंत जिसके संदर्भ, जिससे हम शिकायत करें उसके संदर्भ विषय को जरूर लिखें। विषय क्या है, बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के संदर्भ में, बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार के संदर्भ में। अब शुरुआत हमें कहाँ से करना है, महोदय, यहाँ से महोदय। निवेदन तुरंत यहाँ से ना करके थोड़ी सी जगह यहाँ छोड़ करके लिखें, निवेदन यहाँ से उठाएं। निवेदन है कि राज्य परिवहन निगम के चालक एवं परिचालक यात्रियों के साथ आए दिन, अब शिकायत कर रहे हैं, निवेदन क्या है, निवेदन है कि राज्य परिवहन निगम के चालक एवं परिचालक यात्रियों के साथ आए दिन अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं। यात्रियों को हाथ देने पर भी बस नहीं रोकते हैं, यदि बस रोकते भी हैं तो बस स्टैंड से आगे जाकर रोकते हैं। यह शिकायत चल रही है। इससे यात्रियों को असुविधा होती है। इस संदर्भ में उनसे बात करने पर स्थिति वाद विवाद तक आ जाती है। यह उनकी शिकायत रही। अब यहाँ कहिए पैराग्राफ छोड़कर, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि निर्धारित बस अड्डों पर बसों के ठहराव और यात्रियों को सुरक्षित चढ़ाने उतारने का आदेश दें, जिससे यात्रीगण सुरक्षित रह सके। दिनांक हमेशा आप याद रखिएगा, बाईं तरफ शिकायतकर्ता, तो शिकायत का पलटी एक व्यक्ति के नाम नहीं होगा, यात्रीगण के रूप में। कहाँ, हड़िया प्रयागराज। तो इस प्रकार से आप पत्र लेखन को लिखने का प्रयास करें। अगला पत्र लेखन आपका है, विद्यालय में खेल कूद की सामग्री को और ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यहाँ देखा गया प्रधानाचार्य, फिर यहाँ से थोड़ा जगह, प्रधानाचार्य कहाँ के, केंद्रीय विद्यालय मनौरी प्रयागराज। अब विषय खेल कूद की सामग्री के लिए आवेदन, खेल कूद की सामग्री के लिए आवेदन सबने निवेदन किया गया है। निवेदन है, सबने निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय ने क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आगामी खेल प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चुनाव करने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि अपने विद्यालय के खेल के मैदान की समुचित सफाई
ऊंचे नीचे गड्ढों की भराई, माप के अनुसार मैदान की निशानदेही और यथास्थान पोल गड़वाने की समुचित व्यवस्था की जाए। इन सब के अतिरिक्त खेल की आवश्यक सामग्री गेंद, बल्ले, हॉकी स्टिक, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जाली आदि का यथोचित प्रबंध करना भी आवश्यक है। आशा है कि ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार आवश्यक प्रबंधन करने और सामग्री जुटाने की दिशा में आप शीघ्र यथोचित कदम उठाने की कृपा करेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य। वही जो पहली बार लिखा पत्र बताया गया उसी रूप में, इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो यह रहा आपका पत्र लेखन। ये लोग वहां अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदने आते हैं। तो यह आपका रहा पत्र लेखन के संदर्भ में। अब यहां देखिए एक और पत्र लिखा गया है, अपने निवास के आसपास। ये तो खेल कूद हुआ। या दूसरा देखिए, अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को जो पत्र लिखना है उसमें आप लिखेंगे सेवा में मुख्य नगर अधिकारी। देखिए यहां से अगर अच्छा होता है यहीं से आप उठाया करिए। मुख्य नगर अधिकारी कहाँ? नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। अब मोहल्ले की नलियों की समुचित सफाई के लिए किया जा रहा है तो महोदय, यहां से आप सीधा इस लाइन को लिखिए महोदय। निवेदन है कि आजकल प्रयाग नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है। गलियों में गंदा पानी सड़ रहा है जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों के फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार नगर का मुख्य व्यवसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। वे इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों की व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः आपसे देखिए, पहले जब अपनी बात, ये तो आप वहाँ की कंडीशन को बताया गया, अब अपनी बात को आप लास्ट में निवेदन क्या करना चाहते हैं? निवेदन मेरा यह है कि आपसे निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों की व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। दिनांक आप देखिए यहाँ डालेंगे, आगे दिनांक आप यहाँ डालेंगे और साथ ही भवदी प्रभाकर मिश्रा, अन्य व्यवसायिक चौक प्रयागराज। तो यह रहा आपका पत्र लेखन। इसी के साथ पत्र लेखन को हम समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को। पुनः अगले लेक्चर में पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।